Hello students, class 11th, chapter 5, accounting standard and IFRS। आज हम नेक्स्ट क्लास में जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में सुना, देखा। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। पहले देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें आज हमारी क्लास नंबर 2 है, यानी सेशन 2। सेशन 2 में हम आज पढ़ेंगे गैप के बारे में। गैप जनरली अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ध्यान से देख लो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी सभी को ये मान्य होना, मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल जो लगभग जनरली एक्सेप्टेड हो। लेकिन अब इसी के रिगार्डिंग ये जो जनरली अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है, ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। यानी कंट्री टू कंट्री। नंबर 1 देखें, कंट्री टू कंट्री ए और बी, यानी कोई भी कंट्री है, चाहे कनाडा और इंडिया का एग्जाम्पल लें, तो दोनों में इसमें डिफरेंस आता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लेके दोनों में डिफरेंस है। तो उसकी वजह क्या है? नंबर 2, रिलीजन लीगल जो और पॉलिटिकल सिचुएशंस। कंट्री टू कंट्री डिफर करती है, कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। तो इस प्रिंसिपल को लेके एक ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एक बात और आ रही है इसमें, इट लूजेस रिलायबिलिटी। यदि डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, कंट्री टू कंट्री भी डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, तो इस इट यानी गैप लूज इट्स रिलायबिलिटी, यानी अपना भरोसा वो खोएगा। जब हम मैचिंग करेंगे, सपोज करिए ये 2 कंट्री हैं, कंट्री ए और कंट्री बी, और दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों की जब मैचिंग करेंगे तो वो रिलायबल नहीं होगा, वो नॉन रिलायबल होगा। लूज इट्स रिलायबिलिटी। यदि एक दूसरे को मैच करेंगे, कैसे? दोनों का रिलीजन, लीगल और पॉलिटिकल सिचुएशन यदि डिफर करती है दोनों कंट्री की, और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम के बेस पर मैचिंग करें 2 फॉर्म की, तो उसका सेम रिजल्ट नहीं आएगा, दोनों में डिफरेंस क्रिएट होगा। उसके बाद अब ज़रूरत है ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड की। जब ये लूज क्रेडिटेबिलिटी हो गया, नाउ रिक्वायर्ड ए ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। अब
इसकी ज़रूरत है। नंबर 5, आगे क्या देखें हम इसमें। अगला पॉइंट कहता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो बनी 26/6/1973। किसके लिए बनी? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, क्योंकि गैप जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल में कुछ वीकनेसेस थी, तो इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी, तो हमने ये बनाया दुनिया में। और उसके बाद 2001 में, यानी इन 2001, ये जो था इसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, और अब हो गया ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब इसका नाम हो गया IASB। कब से? 2001 से। हुआ क्या? इट इश्यूज 41 स्टैंडर्ड। इसने कितने स्टैंडर्ड इशू किए? यानी IASB ने 41 स्टैंडर्ड इशू किए, बट 12 ऑफ देम रिप्लेस्ड। उसमें से 12 बदल गए हैं। तो एक बार फिर देख लो, हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS। उसी के अंदर एक टॉपिक 2 आ रहा है गैप। गैप का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को हमने बनाया, या इसके बेस पर जब हमने 2 कंट्रीज़ के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया, यानी ये एक्सेप्टेड होना चाहिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। कनाडा, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी हम देखें यदि 2 कंपनी कंपेयर करें तो कंट्री के खुद के लॉ की वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है। दूसरा, कंट्री में रिलीजन, लीगल और पॉलिटिकल स्टैंडर्ड अपने अपने अलग अलग होते हैं, तो उसकी वजह से कंपैरिजन में प्रॉब्लम आती है, तो फिर गैप एक्सेप्टेड नहीं हुआ। फिर एक रिक्वायर्ड थी कि गैप के बाद गैप लूज इट्स रिलायबिलिटी और क्रेडिटेबिलिटी, यानी इसका भरोसा अपने आप में थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। फिर ज़रूरत किसकी पड़ी कि ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो 2 फर्म जो डिफरेंट कंट्रीज में, तो उनकी जब मेजरमेंट करें तो एक जैसा रिजल्ट वहाँ पर आना चाहिए जिसे हम कंपेयर भी कर सकें। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट आया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी। कमेटी कब बनी? 26/6/1973 को बनी। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। लेकिन 2001 में इसका नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हो गया, IASB। तो हुआ क्या, इस बोर्ड ने 41 स्टैंडर्ड लॉन्च किए, यानी इतने स्टैंडर्ड मार्केट में दिए, लेकिन उसमें से 12 पूरी तरह से बदल चुके हैं, रिप्लेस्ड हो चुके हैं। अब आता है IFRS। दूसरा पॉइंट है IFRS। इंटरनेशनल फाइनेंशियल IFRS रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और इसी को बोल दिया IFRS। अब इसकी स्टोरी को सुनते हैं कि इसमें क्या हुआ। इशू बाई IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। किसने इशू किया?
ये इशू किया हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे पहले रिप्लेस्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी से, इसको पहले कमेटी था फिर बोर्ड था, उसने इशूड IFRS, ये उसने इशू किए इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड उसने इशू किए, और वो कितने थे, नंबर में 9 थे। नाइन स्टैंडर्ड्स। आगे क्या हुआ, अगला पॉइंट कहता है आपका गैप रिप्लेस बाय एंड ग्लोबली। तो जो गैप था, गैप फुल्ली रिप्लेस्ड बाय IFRS। जो गैप था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फुल्ली रिप्लेस्ड बाय कर दिया किसने, IFRS ने। तो आप ध्यान रखो कि अब जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल था उसकी जगह किसने ले ली, IFRS ने। तो किसने इशू किया, IASB ने, जो पहले IASC के नाम से था, लेकिन अब वो IASB के नाम से उसने 9 स्टैंडर्ड्स मार्केट में दिए, मार्केट में मतलब बिजनेस वर्ल्ड में दिए, दुनिया को दिए। उसके बाद क्या हुआ, इन अफ्रीकन गैप फुल्ली रिप्लेस्ड बाई, अब इसकी हिस्ट्री को देखें थोड़ा सा। अफ्रीका में फुल्ली रिप्लेस्ड बाई IFRS, यानी अफ्रीकन कंट्री ने तो गैप की जगह IFRS ही यूज़ करना शुरू कर दिया है। रिप्लेस्ड बाई IFRS इन प्लेस ऑफ गैप। समझ रहे हैं बात को ध्यान से, कि अब गैप की जगह IFRS अफ्रीकन कंट्रीज़ ने तो एक्सेप्ट कर लिए पूरी तरह से। उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन ऑर्डर्ड इट्स मेंबर कंट्रीज टू अडॉप्ट, किसको अडॉप्ट करें, IFRS इन प्लेस ऑफ गैप। गैप क्योंकि ये नॉट रिलायबल हो गया, क्योंकि अब इसका भरोसा किसी कारण से उठ गया, क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री डिफर करने लगा। उसके बाद सिंस 1/1/2005, तो ये कब से हुआ ऐसा, सिंस 1/1/2005 से यूरोपीय यूनियन ने 2005 से ये ऑर्डर कर दिया अपने मेंबर कंट्रीज़ को कि भाई अब गैप पर काम नहीं करना, गैप के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमने IFRS के अकॉर्डिंग चलना है। एक पॉइंट और इसमें और ध्यान रखने लायक है, आफ्टर 10-11 100 कंट्रीज सिंस 2010-11, about 100 countries accepted IFRS 100%। और समझ लो इसको कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS इशूड किसने किया, ये किसने लॉन्च किया, IASB, जो पहले क्या था IASC के नाम से था, उसका नाम बदल कर ये हो गया, और उसने इशू किए IFRS जो स्टैंडर्ड 9 थी। गैप की क्रेडिटेबिलिटी कम हो गई तो गैप फुल्ली रिप्लेस्ड बाय द IFRS। उसके बाद क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज यानी फुल्ली रिप्लेस्ड बाय IFRS इन प्लेस ऑफ द गैप। अब वो गैप पर काम नहीं करते, गैप के अकॉर्डिंग कंपनीज का वो नहीं करते, अब वो इसके अकॉर्डिंग कंपनीज के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं।
यूरोपियन यूनियन, जितने उसमें मेंबर कंट्री हैं, एक यूनियन है पूरी, उसके अंदर कई कंट्रीज आते हैं, उन्होंने भी फुल्ली अडॉप्ट कर लिया 1/1/2005 से। अब गैप की जगह वो भी अपने अकाउंटिंग पैटर्न में किसको रखते हैं, IFRS को ही रखते हैं। उसके बाद सिंस 2010-11 से अबाउट 100 कंट्रीज, लगभग 100 कंट्री एक्सेप्टेड IFRS 100%, उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम IFRS के थोड़े से बेनिफिट्स देखेंगे कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हमें देखिए। IFRS, अब हम क्या देखेंगे, इसके बेनिफिट्स और थोड़े से एडवांटेजेस। गैप की जगह इसमें क्या सहूलियत निकली, इसमें क्या हमें थोड़ा सा एक कन्वीनियंस महसूस होता है। क्या है, नंबर 1 गोइंग कंसर्न अजम्पशंस। एक तो IFRS बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। बताइए, गोइंग कंसर्न, यदि कोई प्लांट लगाता है, कोई मशीन परचेज करता है, तो वो ये मान के चलाता है कि ये बहुत दिनों तक चलेगा, बहुत लंबी लाइफ हमारे पास रहेगा, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन हम उसको बेच देंगे, नहीं। तो IFRS में एक ये एडवांटेज हमें मिला। दूसरा पॉइंट हमारे पास IFRS का आ रहा है एक्रूअल अकाउंटिंग बेस। इसने एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो अकाउंट में है उसने कैश बेसिस पर नहीं, यानी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस और एक्रूड और क्रेडिट सबको शामिल किया, उस पर बेस जिसके अकाउंटिंग बनते हैं। तो ये एक एडवांटेज है IFRS का, समझे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हमें बेनिफिट देता है क्योंकि ये गोइंग कंसर्न पर बेस्ड है और इसमें एक्रूअल बेसिस पर अकाउंट बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मेजरिंग यूनिट अजम्पशंस। इसका मतलब क्या है कि जब हम बैलेंस शीट में अपनी असेट की वैल्यू लेंगे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं लेंगे। इसमें क्या है, IFRS, इसमें जो पॉइंट आ रहा है, पॉइंट का नाम है मेजरिंग यूनिट अजम्पशन। मेजरिंग, ये अजम्पशंस हैं, बेनिफिट्स के नीचे है अजम्पशंस। नंबर 3 में आ रहा है मेजरिंग यूनिट अजम्पशंस। मेजरिंग यूनिट अजम्पशंस, इसमें क्या है कि assets are recorded on the base of current market price or in place of historical cost। समझ गए कि इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि यदि आप 1/1/5 में 2005 में आपने मशीन परचेज की 4 लाख रुपए की और उसकी कीमत 1/1/2008 में उस मशीन की जो डीवैल्यूएशन होकर हो गई 2,80,000, बट मार्केट वैल्यू इज ₹3,20,000। तो इस बेस पर बैलेंस शीट में वो रिकॉर्ड की जाएगी। ध्यान से देख लो, इस पॉइंट में क्या है, जमसन मान के चला कि मेजरिंग यूनिट ऑफ द जमसन, यानी एसेट की जो मार्केट वैल्यू है
उस पर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी है? 4 लाख, ठीक है ना। उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी होगी? 2,80,000। तो अब मार्केट वैल्यू कितनी है? 320। तो 320 में रखी जाएगी जो भी उसकी वैल्यू रहेगी, करंट मार्केट प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने कहा कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन, यानी वैल्यू ऑफ द कैपिटल बी एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। एक इसमें एक अजम्पशन और है, नंबर 4, कैपिटल। कैपिटल की जब रिकॉर्डिंग की हो जाती है तो वैल्यू ऑफ कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। इसको ऐसे ले लो, वैल्यू ऑफ कैपिटल इज एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? महंगाई को। 2011, 12, 13 और 14, यदि किसी चीज़ के रेट यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 16 हो गए, यहाँ पर 22 हो गए और यहाँ पर 25 रुपये रेट हो गए, तो जो कैपिटल की वैल्यू है, कैपिटल आपकी 1 लाख की है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका 25% का है, तो 25% उसकी वैल्यू लेस कर दी तो कितना होगा? 75। तो उसकी वैल्यू 75 मानी जाएगी इन्फ्लेशन के साथ। यदि महंगाई के रेट को उसमें से हटा दिया जाए तो जो यहाँ पर 2010 में, 2009 में उसका इन्फ्लेशन 0 था, तब उसकी वैल्यू ये थी। लेकिन अब 2009 से 2014 तक 25% का इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो 1 लाख का 25 गए तो 75,000। तो जो 1 लाख में चीज़ यहाँ पर आती थी, अब 1 लाख में इतनी आती थी, अब उसकी खुद की वैल्यू कितनी? अब 1 लाख ना होकर कितनी हो गई? 75,000। तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई। तो ये जो 25,000 है ये एडजस्ट किए जाते हैं इसमें, समझ गए ना, कि महंगाई के साथ साथ उसकी वैल्यू जो डाउन चली जाती है उसी को एडजस्ट किया जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो वही सिंपल बेनिफिट है, हेल्पफुल इन इंटरप्राइज ऑपरेट ग्लोबली, यानी कंट्री ग्लोबली ऑपरेट कर सकती है। अब यहाँ पर देख लो कि बेनिफिट्स, ये हमारा नेशन है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये इंडिया है। तो पहला पॉइंट उसने कहा हेल्पफुल ग्लोब, यदि मिस्टर एक्स यहाँ पर काम करें या मिस्टर एक्स यहाँ पर काम करें, तो दोनों में काम करने से यदि वो IFRS को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें दोनों कंट्री में काम करने में क्या होगा? हेल्पफुल होगा, फायदा होगा। नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल टू द इन्वेस्टर। अब ऑस्ट्रेलियन यदि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, इंडियन USA में इन्वेस्ट करना चाहे, USA वाले कनाडा में यदि इन्वेस्ट करना चाहें, तो सारे इन्वेस्टर यदि IFRS को एक्सेप्ट करते हैं तो उनको ग्लोबली इन्वेस्टमेंट करने में बड़ी मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ वाली कंपनी जो मिस्टर ए ने यहाँ लगाई या यहाँ लगाई, दोनों में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो IFRS बेस्ड है, तो दोनों की मेजरमेंट आराम से हो सकती है, मैच भी हो सकती है। तो इन्वेस्टर यहाँ का यहाँ करे, यहाँ का यहाँ करे, या कोई कहीं का अदर करे, यदि एक जैसे फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं सारे, तो कन्वीनियंस होती है, हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल
ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। तो जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल है जैसे ICAI है या ICWAI है, ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल है। जब ये ऑडिट करते हैं और स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है, तो क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो इनके लिए भी हेल्पफुल होगा। FRS में ये बात, IFRS में ये बेनिफिट इनको मिलता है। और हेल्पफुल टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को ग्रो करने में भी ये एक पॉइंट है। हेल्पफुल इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ये एक कंट्री है, ये दूसरा कंट्री है, तीसरा है, चौथा है, ये A, B, C और D, ये सारे के सारे कॉटन मिल्स हैं। तो इन सबको मिलाकर मैंने क्या बोल दिया, इंडस्ट्री। ग्रुप ऑफ फर्म को इंडस्ट्री बोल दिया। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है तो ग्रुप ऑफ फर्म इंडस्ट्री है। जब ये फर्म एक कंट्री में काम करती है लेकिन सबने अडॉप्ट कर रखा है IFRS, तो सबके स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है, तो सबको मैचिंग किया जा सकता है, तो उनको भी इससे फ़ायदा होता है, इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी फ़ायदा होता है। ये ध्यान रखें। अब हम दोनों को आमने सामने करके मैच करेंगे, IFRS को और गैप को, कि दोनों में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस सामने आए। तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन गैप एंड IFRS। ये गैप और ये IFRS। अभी हो सकता है आपको कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो सकता है सारे पॉइंट समझ नहीं आ रहे, लेकिन जैसे जैसे अकाउंट्स प्रोसीडिंग होगा, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, जब अकाउंट्स आगे बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड की यूटिलिटी भी समझ में आएगी। आप सिंपली एक बात को देख लो कि एक रूल और रेगुलेशन होते हैं, उनको स्टैंडर्ड कहते हैं, उन्हीं के बेस पर अकाउंट्स में आगे सारी चीज़ों की जजमेंट होती है, सारे अकाउंट उसी पर बेस्ड होकर बनते हैं। उस तरह से आप अपनी नॉलेज में डालिए। गैप्स आर बेस्ड ऑन रूल्स, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन रूल। जबकि ये IFRS किस पर है, प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। ठीक है ना, इनका रूल है जबकि इनका सिद्धांत है, इसीलिए ये आगे बढ़ गए और ये पीछे छूट गए दुनिया में। नेक्स्ट, जो गैप में देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड टू द शेड्यूल। यदि इसमें देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जब प्रिपेयर होते हैं तो इसमें एक शेड्यूल 6 होता है, शेड्यूल 6, और जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। ठीक है। और IFRS के लिए नो सिग्निफिकेंट फॉर्मेट, यदि इसमें देखें नो सिग्निफिकेंट फॉर्मेट, इसमें कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, इसमें तो है, इसमें नहीं है। नंबर नेक्स्ट, अंडर द, इसमें यदि हम देखें कि एक होता प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इसमें रिडम्पशन का जो लॉजिक है, यानी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस
शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये एक टाइटल के नीचे लिखे जाते हैं और वो है शेयर कैपिटल। जबकि यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लिखे जाते हैं किसके अंदर, लोन के अंदर। यहाँ लोन माना जाता है जबकि यहाँ शेयर कैपिटल ही माना जाता है। तो दोनों में डिफरेंस आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ सर इस तरह की कोई डिफरेंसेस होंगे। अभी मैं बार बार कह रहा हूँ आपके लिए, शेयर्स, रिडम्पशन, प्रेफरेंस, ये सारी नई टर्म हैं, ये आगे आके सारे आएंगे। लेकिन अभी आपने बस इतना देखना है कि जो रूल रेगुलेशन है अकाउंट्स के, जो अब बिजनेस के जो रूल हैं, जो बिजनेस पर जजमेंट आती हैं, उनकी जो फ्रेमिंग है वो कुछ इस तरह से होती है दुनिया में। नेक्स्ट है, इन गैप असेट्स आर रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट। यदि गैप में देखें तो जैसे असेट्स है किस पर बेस्ड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, जितने पर वो खरीदी उसी पर वो रिकॉर्ड होती है। जबकि यहाँ पर क्या होती है, बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। और यहाँ पर असेट्स किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन फेयर करंट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, आप इनको ध्यान से देखें, पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं करेंगे टीचर्स को मोटिवेशन नहीं मिलता उसके लिए काम करने के लिए। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछो टीचर से। ये चैप्टर है, चैप्टर 5 है, उसकी दूसरी क्लास है, सेशन 2 है। ये आराम से इसको शेयर करें और टीचर के साथ शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।